Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। देश अभी उत्तराकाशी में बादल फटने की घटना से उबरा भी नहीं है कि आज हिमाचल प्रदेश के तांगलिंग क्षेत्र में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने के कारण ट्रैक का बड़ा हिस्सा बह जाने से सैकड़ों यात्री फंस गए, लेकिन आईटीबीपी ने बचाव अभियान चलाकर 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि 2 की मौत हो गई। यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। उधर उत्तराखंड में उत्तराकाशी जिले में भारी बारिश के बीच धराली में बचाव और राहत कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। बाढ़ में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि लापता लोगों में 11 सैनिक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के इलाकों में आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण किया। बढ़ते हैं आगे। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो भारत अब रूस जैसे विकसित देश को रक्षा क्षेत्र में कल पुर्जों की आपूर्ति कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी ड्रोन्स में उसे भारत में बनाए गए पुर्जे मिले हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने कहा कि रूस को विदेशी पुर्जों की आपूर्ति रुकनी चाहिए ताकि वो इनका इस्तेमाल यूक्रेनी लोगों की जान लेने में नहीं कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जुलाई में यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते हैं कि अमेरिका रूस से क्या खरीद रहा है। रूस से अमेरिका के केमिकल और खाद्य आयात करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि हमें इसकी जांच करनी होगी। ये बयान तब आया जब भारत ने हाल ही कहा था कि अमेरिका अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, खाद्य और केमिकल्स मंगा रहा है। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। ये 10 प्रस्तावित कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है जिसे देश की नौकरशाही के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही छत के नीचे लाने के मकसद से बनाया गया है। कर्तव्य भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शामिल होगा। इस मौके पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। तो ये पहली तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। तो ये परियोजना सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित कर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर साझा केंद्रीय सचिवालय, अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार यहां पर लाने का प्रयास है। नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी ये बढ़ावा देगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, ये उजागर हो चुका है। The government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay, they are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी।
और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। संसद में मॉनसून सत्र के 13वें दिन राज्यसभा और लोकसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इससे पहले दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम क्यों हटाए गए। याचिका में कहा गया है कि 1 अगस्त को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ये नहीं बताया गया कि किसी व्यक्ति का नाम किस वजह से और किस क्षेत्र या बूथ से हटाया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो 9 अगस्त तक पूरी जानकारी दे। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। ईरान ने 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को फांसी दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक एक व्यक्ति पर इजराइल के लिए जासूसी करने और दूसरे पर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा होने का आरोप था। न्यायिक समाचार वेबसाइट मिजान ऑनलाइन के अनुसार जासूसी के आरोपी का नाम रुज़बे वादी था, जिस पर मोसाद को गुप्त जानकारी देने का आरोप था। ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखते हुए सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद दोनों दोषियों को सजाए मौत दी। पाकिस्तान सरकार 1 सितंबर से 13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को वापस भेजेगी। ये सभी शरणार्थी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड धारी हैं, जिनके कार्ड 30 जून को समाप्त हो गए थे। 31 जुलाई को आंतरिक मंत्रालय ने घोषणा की थी कि कार्ड की मियाद खत्म होने के बाद ये लोग अब पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं। सरकार ने 2023 में ही सभी अवैध विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने की योजना चलाई थी, जिसके तहत अब तक करीब 8 लाख अफगान नागरिकों को वापस उनके देश भेजा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए चरण में बड़ी संख्या में परिवारों को अफगानिस्तान लौटने के लिए तैयार किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि दुनिया को उस धर्म की जरूरत है जो विविधताओं को अपनाए, जैसे कि हिंदू धर्म। धर्म हमें अपनापन और विविधताओं को स्वीकार करना सिखाता है। वे धर्म जागरण न्यास के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। समारोह में संघ प्रमुख ने धर्म के महत्व और समाज में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की और लोगों से आह्वान किया कि वे धर्म के मूल सिद्धांतों को जीवन में उतारें। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान के नाम से एम्बेसी ऑफ खालिस्तान का बोर्ड लगाए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस पर ऐतराज जताते हुए कनाडा के रेडियो स्टेशन प्रमुख मनिंदर गिल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांतीय नेताओं को एक सख्त पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर भारतीय पक्ष की भी नजर बनी हुई है। अब तक कनाडा सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दे सिल्वा ने साफ कर दिया है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप बात नहीं करना चाहते। लूला ने कहा कि वे विश्व के अन्य नेताओं से संपर्क करेंगे, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के मुख्य नेताओं से। उन्होंने कहा कि मैं शी जिनपिंग चीन, नरेंद्र मोदी भारत को कॉल करूंगा, पुतिन को नहीं, क्योंकि वे अभी यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कई राष्ट्रपतियों को कॉल करूंगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने ब्राजील की निर्यात वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाकर व्यापार तनाव और बढ़ा दिया है। लूला ने इसे बहुत खेदजनक बताया और कहा कि ब्राजील इस मामले में विश्व व्यापार संगठन सहित सभी उपलब्ध मंचों का उपयोग करेगा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में आज प्रमुख नीतिगत दरों की घोषणा की।
3 दिन की मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने बताया कि ब्याज दरों को भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और देश में मौजूदा क्षमता को देखते हुए तय किया गया है। संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में कमी का ऐलान नहीं किया। इससे पहले उन्होंने जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स का ऐलान किया था। अप्रैल की पॉलिसी में भी आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की थी। Monsoon season has been progressing well. We are also approaching the festival season, which typically brings greater enthusiasm and buoyancy in the economic activity. This favorable setting, together with supportive policies of the government and the Reserve Bank, augurs well for the Indian economy in the near term, as geopolitical uncertainties have somewhat abated, even though global trade challenges continue to linger. Over the medium term also, the Indian economy holds bright prospects in the changing world order, drawing on its inherent strength, robust fundamentals, and comfortable buffers. Opportunities are there for the taking, and we are all making efforts to create enabling conditions through a multi-pronged yet cohesive approach to policy making. Globally, policymakers are faced with muted growth and slowing pace of inflation, with some advanced economies even witnessing an uptick in inflation. As the dust settles and a new equilibrium emerges in the new global order, policymakers will have a tough task navigating a world characterized by modest growth, sticky inflation, and elevated public debt levels. Taking all these factors into account, real GDP growth for 2025-26, the current year, is projected at 6.5%, our earlier projection, with Q1 at 6.5%, Q2 at 6.7%, Q3 at 6.6%, and Q4 at 6.3%. Real GDP growth for Q1 next year, 2026-27, is projected at 6.6%. The risks are evenly balanced. न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information